हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम चन्नी के करीबियों पर ईडी की छापेमारी। करीबियों के 10 ठिकानों पर मारा छापा। अवैध सैंड माइनिंग मामले पर रेड। वास्को डिगामा हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस पटरी से उतरी। हादसे में किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं, सभी यात्री और स्टाफ सुरक्षित। ठंड के चलते रद्द हुई ट्रेनें। रेलवे ने 385 ट्रेनों को किया कैंसिल, 5 के बदले रूट। देश में लगातार जारी है कोरोना पॉजिटिविटी दर में बढ़ोतरी। 24 घंटे में सामने आए 2,38,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 310 मरीजों ने तोड़ा दम। रुक करते हैं अब खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में हिस्सा लिया था। इस समिट में पीएम की ओर से संबोधन की एक क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस ने उन पर तंज कसा है। बता दें कि इसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। कोरोना काल में पीएम मोदी दावोस एजेंडा समिट में वर्चुअली शामिल हुए थे। साथ ही जो क्लिप शेयर की जा रही है उसमें वे अपने संबोधन के दौरान बोलते बोलते रुक जाते नजर आ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि टेलीप्रॉम्प्टर तक रुक जाने की वजह से पीएम आगे नहीं बोले। राहुल गांधी ने लिखा कि इतना झूठ तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। वहीं कांग्रेस ने लिखा कि अब टेलीप्रॉम्प्टर वाला शख्स बोल रहा होगा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। यूपी चुनाव के तहत पहले और दूसरे चरण की सीटों में राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह, वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल सहित कई उम्रदराज लोगों को टिकट नहीं दिया गया था और माना जा रहा है कि इस लिस्ट में भी उम्रदराज कैंडिडेट्स का नाम काट दिया गया है। बता दें कि करीब 20% विधायकों के टिकट कटने के आसार है। चौथे और आगे के अन्य चरणों के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बीजेपी कोर ग्रुप की उस बैठक में लिस्ट पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी और जल्द ही तीसरे और चौथे चरण के लिए भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। साथ ही साथ पार्टी ने 75 साल पार वालों को टिकट न देने का फैसला किया है। बता दें कि अभी पहले चरण और दूसरे चरण की 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। गोरखपुर में 5 सालों तक सांसद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सूबे पर काबिज होकर मुख्यमंत्री के दायित्व को बखूबी निभाया और अब जब उन्हें बीजेपी ने सदर से टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया है तो ऐसे में सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल का घर से निकलना और कोई बयान ना देना, इनकी इस चुप्पी से आम जनता नाराज मानते हुए उनसे अपील करती हुई नजर आ रही है। शिष्य तुम चुप्पी तोड़ो, गुरु के लिए घर से निकलो, अब तुम्हारी बारी है, गुरु के लिए कदम बढ़ाओ। कुछ इस तरह के शब्दों के जरिए आम जनता सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से अपील कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को टिकट मिलने के बाद जिस तरीके से राधा मोहन अग्रवाल घर में कैद होकर चुप्पी साधे हुए है, इसी को लेकर जनता सोशल मीडिया पर अपील करती हुई नजर आई है। ये है कि राधा मोहन दास अग्रवाल जी योगी जी का पूरा समर्थन करें और यह चीज़ पूरी जनता देख रही है कि गोरखपुर का विकास किस स्तर पे हुआ है पिछले 5 वर्षों में, और अगर यही विकास सब लोग चाहते हैं तो यही चाहेंगे कि राधा मोहन दास जी अगर खुद ना खड़े हो पा रहे हैं तो योगी जी को विजयी बनाएं और उनका पूरा साथ दें, पूरा समर्थन करें, ताकि गोरखपुर का जो विकास 5 साल में हुआ है वही विकास आगे तक निरंतर होता रहे। सर, हम ये डिमांड कर रहे हैं, देखिए पहली नंबर बात कि हमारे जो महाराज जी हैं वो किसी प्रचार या किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली नंबर बात कि वो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं और गोरखपुर क्षेत्र से ही चुनाव जीते हैं और हमेशा जीते, और इस बार भी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। मान के अनुमान एक लगाया जाए कि अगर टोटल वोट पड़ता है अगर तो 5 लाख से ऊपर ही जाएगा। का मतलब ये है सर कि यहाँ पे डॉक्टर राधा मोहन को थोड़ा सा बाबा के लिए प्रचार करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में लाने वाले बाबा महाराज जी ही हैं और आज उनका टिकट कटने से घर में जो बैठ गए हैं ये उनके लिए गलत मैसेज जा रहा है राजनीति कैरियर पे जी। ये हमारे हिसाब से गलत है और उनको थोड़ा सा प्रचार वचार घूम के साथ में शिष्य उस्ताद के लिए करना चाहिए उनको। 20 साल पुराने विधायक से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जिस मंदिर ने उनके लिए पहला मंच लगाया, जिस मंदिर से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, वो एक अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन आज राजनीति में पहचान उनकी मंदिर की बदौलत बनी। उसके महंत अगर चुनाव लड़ रहे हैं
तो उन्हें सबसे पहले खुल के सामने आना चाहिए था और सबसे पहले उनको नारा लगाना चाहिए था। लेकिन पूरी जनता नारा लगा रही है, जनता एक दूसरे से कह रही है कि योगी जी के लिए हमें जो कर सकते हैं करना है, क्योंकि गोरखपुर में योगी जी नहीं रहेंगे तो शायद वो विकास संभव नहीं है दूसरे से जो योगी जी इस शहर के लिए कर देंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफों का दौर तेज हो गया है। अब आगरा से पूर्व सांसद प्रभु दयाल कठेरिया ने प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के पदों से इस्तीफा दे दिया है। 3 बार के सांसद प्रभु दयाल कठेरिया अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, प्रभु दयाल के बेटे अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उधर प्रभु दयाल कठेरिया ने बेटे को आपके टिकट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि कठेरिया ने अपने बेटे का नामांकन पत्र भी दाखिल कराया है। हालांकि प्रभु दयाल ने कहा कि वे पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। बुलंदशहर में 2 बार के विधायक और दिग्गज जाट नेता चौधरी गजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस की तरफ से उन्हें अनूपशहर विधानसभा पर पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सचिव धीरज गुर्जर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सामने चौधरी गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि चौधरी गजेंद्र सिंह पहले बसपा में थे। 3 जनवरी को उन्होंने टिकट की चाहत में आरएलडी का दामन थामा था, लेकिन किसी और को टिकट फाइनल होने पर उन्होंने बगावत का झंडा फिर बुलंद कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब वे कांग्रेस के टिकट पर अनूपशहर विधानसभा से ताल ठोकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से नई तकनीक से लैस होगी। रेड और येलो जोन का अब नए सिरे से निर्धारण होगा। वहीं ड्रोन हमले से बचाव के भी उपाय किए जाएंगे। इसके लिए अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी के चुनिंदा अधिकारी आंध्र प्रदेश स्थित तिरुपति बालाजी और गुजरात के गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर अध्ययन के लिए जाएंगे। फीडबैक जो भी मिलेगा उसे प्लान में शामिल करेंगे। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम को लेकर स्थानीय सुरक्षा समिति की बैठक कर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि उसमें मंदिर की पुरानी सुरक्षा व्यवस्था को नक्शे के जरिए जांचा गया है। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा का आकलन किया गया। पुरानी व्यवस्था के तहत रेड जोन और येलो जोन की सीमा गलियों के तहत निर्धारित थी। मंदिर प्रवेश द्वार के अनुसार फोर्स की तैनाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब नए सिरे से रेड जोन, येलो जोन आदि का निर्धारण किया जाएगा। बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में बहुत जल्द 12,495 नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 17 जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6वें फेज के लिए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर काउंसलिंग सोमवार से शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक 1200 नियोजन इकाइयों में करीब 12,000 पदों के लिए ये काउंसलिंग होगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक तीसरे राउंड में शिक्षकों की काउंसलिंग और भर्ती की प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान काउंसलिंग प्रोसेस जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। 22, 24 और 25 जनवरी को प्रखंड लेवल की काउंसलिंग जिला मुख्यालयों पर होगी। पंचायत स्तरीय नियोजन के लिए काउंसलिंग 28 जनवरी को की जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के 2 गांवों में खसरा रुबेला का टीका लगाए जाने के बाद 3 शिशुओं की मौत हो गई है। शिशुओं की उम्र 10 से 15 महीने के बीच बताई जा रही है और वे रामदुर्ग तालुक के बाचाबल और मल्लापुर गांव के रहने वाले हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई है। अफसरों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती 2 अन्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अधिकारियों को शक है कि नॉन स्टेरिलाइज सिरिंज के इस्तेमाल के कारण शिशुओं को संक्रमण हुआ होगा। अफसरों ने जांच के आदेश दिए हैं। उस मामले में दोषी पाए जाने वाले नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। इसका असर ट्रेनों के आने जाने पर भी पड़ रहा है। रेलवे ने घने कोहरे के चलते 385 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं 5 ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आज यानी 18 जनवरी 2022 को दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अलग अलग राज्यों की करीब 385 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा डेवलपमेंट वर्क के चलते भी कई बार रेल यातायात प्रभावित होता है। भारतीय रेलवे रोजाना ऐसी ट्रेनों की लिस्ट अपडेट करता रहता है। लिस्ट के मुताबिक रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसको अपडेट कर दिया है। अपडेट्स के मुताबिक
इस ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। वहीं 5 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जबकि 12 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच जम्मू कश्मीर में डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिसके चलते कोविड रोगी की देखभाल करना डॉक्टरों के लिए चुनौती बन रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक 1000 से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा केंद्रों में रूटीन सर्जरी के बाद आपात सेवाओं पर भी संकट आ सकता है। जीएमसी जम्मू और एसोसिएटेड अस्पतालों में ही करीब ऐसे 500 कर्मी संक्रमित हुए हैं। इसमें रजिस्ट्रार, संकाय, पैरामेडिकल कर्मी शामिल है। कश्मीर में 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं और ये आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। इस संक्रमण की चपेट में डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के आने से आगामी रूटीन के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसमें आपात प्रबंधन के लिए स्टाफ को तैयार रखने में मुश्किलें आ रही है। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीतियों के विरोध में 23 और 24 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 2 दिनों की हड़ताल करेंगे। चंडीगढ़ के बिजली निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय फेडरेशन के पदाधिकारी 1 फरवरी को चंडीगढ़ में राज्यपाल से मुलाकात कर बिजली निजीकरण के खिलाफ ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि यह हड़ताल नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर हो रही है। इसमें देश के सभी प्रांतों के 15 लाख नियमित और 12 लाख अनुबंधित बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हिस्सा लेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की सोमवार को ऑनलाइन हुई इस बैठक में हड़ताल करने का फैसला लिया गया। बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी ने इन्वेस्टर्स की सतर्कता के बीच मंगलवार को कारोबार की मामूली तेजी के साथ शुरुआत की। बाजार में एक दिन पहले का ट्रेंड बना रह सकता है और सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स अमेरिका में ब्याज दर बढ़ाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बाजार प्री ओपन सेशन से ही ग्रीन में रहा। सेशन शुरू होने से पहले बाजार 0.30% तक की तेजी में था। बाजार खुलने के बाद ये बढ़त कम हो गई। मंगलवार को सुबह सेंसेक्स 0.20% की बढ़त के साथ 61,450 अंक से कुछ नीचे कारोबार कर रहा था। इसी तरह एनएससी निफ्टी करीब 0.23% चढ़कर 18,350 अंक के पास ट्रेंड कर रहा था। इससे पहले सोमवार को पूरे दिन बाजार में 100 से 120 अंक के दायरे में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा था। बाजार बंद होने के बाद बीएसई सेंसेक्स 85.88 अंक की तेजी के साथ 61,308.91 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह एनएससी निफ्टी 52.35 अंक चढ़कर 18,308.10 अंक पर बंद हुआ था। अफगानिस्तान के पश्चिम स्थित बदगीश प्रांत में सोमवार दोपहर को 2 बार आए भूकंप के झटकों से तुर्कमेनिस्तान से सटा ये सीमावर्ती इलाका बुरी तरह हिल उठा और इसके कारण हुए हादसों में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गाँव में अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रांत की संस्कृति और सूचना विभाग के प्रमुख बास मोहम्मद सरवरी ने बताया कि भूकंप के कारण हुई तबाही में कई घर ढह गए। जानकारी के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार 5.3 तीव्रता का पहला भूकंप दोपहर करीब 2 बजे, जबकि 4.9 तीव्रता का दूसरा भूकंप शाम करीब 4 बजे महसूस किया गया। प्रांत के संस्कृति और सूचना विभाग के प्रमुख बास मोहम्मद सरवरी के मुताबिक प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित कदिस जिले में भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार रात को पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में भी 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। पंजाब में कोरोना से सोमवार को 24 घंटे में 9 जिलों में 20 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। 6,656 नए संक्रमित मिले हैं, जिसके चलते राज्य की संक्रमण दर 20.89% दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित जालंधर में 1,279 मिले हैं। बता दें कि अब तक सूबे में 16,790 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। सूबे में अब तक 1,72,70,753 लोगों के नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें से 6,70,460 लोगों की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिंताजनक बात यहां पर यह है कि एक्टिव केस की संख्या 43,429 तक पहुंच चुकी है। 698 संक्रमितों को सांस लेने में परेशानी होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया है। 41 की हालत गंभीर होने पर जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। 24 घंटे में हुई कुल 20 मौतों में पटियाला में 4, बठिंडा में 3, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा और मोहाली में 2-2, पठानकोट में 1 मौत शामिल है।
दूर दराज इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ ही सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स पैरामेडिकल के लिए राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दूर दराज इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में अस्पताल में बेड की परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तमिलनाडु से गैर सरकारी संगठनों की मदद से अत्याधुनिक फैब्रिकेटेड वार्ड मंगा रहा है। पहले चरण में एक फैब्रिकेटेड वार्ड साहिया सहित स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया है। साथ ही जिला अस्पताल कोरोनेशन, गांधी शताब्दी और ऋषिकेश, मसूरी के उप जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था है। साथ ही साथ फैब्रिकेटेड वार्ड पूरी तरह से अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से भरा हुआ है। एक वार्ड में 8 बेड की व्यवस्था है। फैब्रिकेटेड वार्ड को बिजली के कनेक्शन से जोड़कर तत्काल शुरू भी कर दिया जाएगा। बता दें कि पहले चरण में साहिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड स्थापित किया गया है। गैर सरकारी संगठनों की ओर से जैसे ही और वार्ड मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली, यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों में ठिठुरन भरी सर्दी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। हालांकि उसके बाद तापमान में इजाफा जरूर दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा बता दें कि अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में केरल में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते राजस्थान के झालावाड़ में शिमला और मनाली जैसे हालात बन चुके हैं। हिमाचल और कश्मीर में हुई बर्फबारी से झालावाड़ प्रभावित हुआ है। यहां पर हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और लोग शीतलहर के प्रभाव से परेशान हो चुके हैं। कोहरे और ठंड के चलते यहां सूरज नहीं निकला है, जिसके चलते वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। तेज सर्दी के चलते शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। झालावाड़ में मौसम इतना ठंडा है कि लोगों को घरों में रहकर भी कपकपी छूट रही है। इससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ साथ हीटर और आग का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिजोरम में सुबह 7:52 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र यहाँ के नगेपा इलाके से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर दिशा में था। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तड़के 4:29 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.9 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र यहाँ के बसर इलाके से 148 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।